भाई रिसेंटली गुरुग्राम में, जो कि दिल्ली से सटता हुआ एरिया है, वहां पर हमें देखने को मिला कि एक 6th फ्लोर की जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। अब ऐसे में ये कोई पहला वाकया नहीं है जहां पर कोई बिल्डिंग क्लैप्स हुई हो। हमें अक्सर अखबारों में इस तरह की न्यूज हेडलाइंस देखने को मिलती हैं जहां पर ना सिर्फ यहां पर प्रॉपर्टी का नुकसान होता है बल्कि जान माल का भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। एंड साथ ही में टूटते हैं सपने, जिन सपनों के घर लोगों के द्वारा बसाए जाते हैं। अब ऐसे में क्या है बिल्डिंग क्लैप्सेस के कारण एंड क्या कानून में आप उसके लिए मदद पा सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर रेरा एक्ट के कुछ प्रोविजंस की हम बात करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से रेरा एक्ट जो है यहाँ पर कंज्यूमर्स की मदद में कारगर हो सकता है। सो माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें, मेरे से कोई सजेशन या मेरे से सवाल पूछना चाहें तो यहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अब रीजंस की अगर हम बात करें कि क्या कारण है बिल्डिंग क्लैप्सेस के, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कई बार जो है अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, फायर जो है, कई बार क्या होता है ना कि फायर जो है वो बिल्डिंग को काफी ज्यादा यहाँ पे वीक बना देती है, तो वो एक कारण है। ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। फाउंडेशन, अगर मान लीजिए मेरी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बगल में कोई फाउंडेशन लेइंग हो रही हो, तो ये भी कारण बनता है कि मेरी बिल्डिंग यहाँ पर गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो साथ वाला व्यक्ति है वो केयरफुल नहीं था। लेकिन अगर मेजर कारण की बात करें जो कि आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है, वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज किया जा रहा है बिल्डिंग्स में, वो काफी ज्यादा पुअर है। बेसिकली चंद पैसे बचाने के चक्कर में जो डेवलपर्स होते हैं उनके ऊपर अक्सर ये ब्लेम लगते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया एंड जो बायर्स हैं वो भी यहां पर धोखा खा जाते हैं। वो भी यहां पर जब बिल्डिंग खरीद रहे होते हैं सिर्फ बिल्डिंग की जो चकाचौंध है उसमें खो जाते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, इसलिए वो यहां पर फंस जाते हैं। अब ऐसे में जो धोखा बायर के साथ हुआ और जो धोखा किया गया है उसके खिलाफ यहां पर क्या एक्ट है, तो उसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट लेकर आई। भाई रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर रहा है जो कि वन ऑफ द मोस्ट अनरेगुलेटेड सेक्टर रहा है एंड जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है एंड जिसमें सबसे ज्यादा यहां पर स्टेक इन्वॉल्व है कॉमन पब्लिक का, बिकॉज हर आम आदमी यहां पर पैसा जोड़ता है घर खरीदने के लिए। अब ऐसे में रियल एस्टेट जो एक्ट लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इट वाज अ मॉडल एक्ट एंड इसने यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको यहां पर कहा, सलाह दी कि इस मॉडल एक्ट की तर्ज पर हर स्टेट अपनी अपनी स्टेट के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट बनाएगी, यानी कि हर स्टेट को यहां पर मैंडेटरी किया गया। अब ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले वो समझ लेना चाहिए। सो यहां पर बेसिकली बात की गई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की एंड कहा गया कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ये होगी, ये रेगुलेट करेगी रियल एस्टेट सेक्टर को। साथ ही में ये इंश्योर करने का काम भी करेगी ये अथॉरिटी कि जो भी सेल परचेज होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, वो जो है यहां पर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी की, चाहे वो फ्लैट हो या फिर वो शॉप हो या अपार्टमेंट हो, वहां पर कोई गड़बड़ या घोटाला नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो मेजर यहां पर इस एक्ट का जो प्रावधान है या जो मेजर पर्पस है वो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना। एंड अगर कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी कंज्यूमर के बीच में एंड जो प्रॉपर्टी के डेवलपर्स हैं उनके बीच में, तो यहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको यहां पर रोल दिया गया है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। इन द मीन टाइम अगर आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के डिसीजन से यहां पर संतुष्ट नहीं हैं तो यहां पर एपेलेट ट्रिब्यूनल का भी प्रावधान दिया गया है एंड आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर। अब ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि ये जो रेगुलेटरी एक्ट है या रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है, रेरा एक्ट है, ये ना केवल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कवर करता है बल्कि कमर्शियल प्लॉट्स को भी यहां पर करता है कवर। जैसे शॉप्स होते हैं, ऑफिसेस होती हैं, उन सबको भी यहां पर कवर करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में एक चीज और हमें जान लेनी चाहिए कि ये केवल और केवल न्यू डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है सिर्फ उन्हीं केसेस को कवर करता है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी किसी से रेंट पे ली है तो रेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आप यहां पर रेरा एक्ट में यहां पर मदद नहीं पा सकते। उसके लिए रेंट कंट्रोल एक्ट होते हैं एंड बाकी सारे एक्ट्स रहते हैं जहां पर आप अपनी मदद पा सकते हैं अगर वहां पर कोई फ्रॉड हुआ है तो। लेकिन यहां पर जो मेजर फोकस है वो यहां पर सेल परचेज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर है।
अब जब रेरा नहीं था तो उस समय कंज्यूमर्स के पास क्या ऑप्शन था, या जो होम बायर्स होते थे उनके पास क्या ऑप्शन होता था। तो जब रेरा नहीं आया था 2016 से पहले, ये जो होम बायर्स रहते थे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम होते थे उनके पास जा सकते थे। बेसिकली जो होम बायर्स थे उनको कंज्यूमर की डेफिनेशन में यहां पर कवर किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि रेरा के जो रूल्स हैं वो यहां पर किस तरह से आपकी मदद करते हैं। सो बेसिकली आप मान लीजिए एक परचेजर हैं, आप एक होम बायर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, किसी फ्लैट को खरीदा। अब ऐसे में आपका क्या राइट है एंड किस राइट के तहत आप यहां पर एक्शन ले सकते हैं, वो हमें यहां पर समझने की जरूरत है। सो यहां पर सेक्शन 14 क्लॉज 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कहा गया है इसमें कि इन केस ऑफ एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और एनी अदर डिफेक्ट इन वर्कमैनशिप और क्वालिटी और प्रोविजन ऑफ सर्विस। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, उसमें आपने देखा कि जो दरवाजे हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर है, या जो बिल्डिंग है उसमें दरार आ रही है, या फिर आपको देखने को मिलता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि जो आपने सेल का एग्रीमेंट किया था बिल्डर के साथ, उसमें बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे उसने कहा था कि बिल्डिंग में हम एक कॉमन स्विमिंग पूल प्रोवाइड करेंगे, या फिर कॉमन क्लब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम पार्क प्रोवाइड करेंगे, या पार्किंग प्रोवाइड करेंगे। अब मान लीजिए या कोई वहां पर डिफेक्ट आ गया, या फिर उसने जो सर्विस का आपको वादा किया था वो अच्छी नहीं मिल रही, या फिर जो क्वालिटी देने का वादा किया था वो आपको नहीं मिल रही है, या फिर कोई और ऑब्लिगेशन हो प्रमोटर की जो उसने एग्रीमेंट में आपसे वादा किया था और वो आपको नहीं दे रहा है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप विद इन द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जिस दिन आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया उससे 5 साल के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति को या उस एजेंसी को जिसने आपको वो प्लॉट या वो फ्लैट दिया है उसको अवेयर करवाएं कि भाई आपकी ये जो प्रॉमिस थी ये फुलफिल नहीं हुई है। बेसिकली सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 जो है यहां पर एक बायर की या एक अलॉटी की ये जिम्मेवारी तय करता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि विद इन दी 5 years ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जिस दिन उस प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिलता है आप उस प्रॉपर्टी में जाके रहना शुरू करो, या फिर उसकी चाबी आपके पास आ गई, उस दिन से लेकर 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको कोई डिफेक्ट नजर आए, क्वालिटी में कोई कमी नजर आए, या फिर कोई सर्विस आपको नहीं मिल रही, तो आप सबसे पहले तो यहां पर क्या करोगे, उस प्रमोटर को जाकर यहां पे इत्तला करोगे, उसे नोटिस दोगे, उसकी आंखों में लेकर आओगे कि भाई ये कमी यहां पर नजर आ रही है। उसके बाद कहते हैं जी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट्स विदाउट फर्दर चार्ज, यानी कि 5 साल के अंदर अगर आपने उसके सामने ये तथ्य पेश किया, ये उस प्रमोटर या उस डेवलपर की ड्यूटी है कि वो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए आपकी वो जो दिक्कत है उसका समाधान करे, एंड वो जल्द से जल्द विद इन 30 days उसे करना होगा। यानी कि मान लीजिए मैं एक होम बायर हूं, मैंने आज जाकर कहा कि भाई मेरे फ्लैट में ये दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए थी, उसकी ड्यूटी है कि 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन मैंने उसे इत्तला दी 30 दिन के अंदर अंदर उसकी ड्यूटी है कि वो उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। And in the event of promoter's failure to rectify such defects within such time, the aggrieved allottee shall be entitled to receive appropriate compensation in the manner as provided under the act। यानी कि अगर आपकी समस्या का हल नहीं किया गया 30 दिन के अंदर अंदर, तो आप जा सकते हैं अथॉरिटी के पास, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसकी हम बात करेंगे, एंड आपको कंपनसेशन भी मिलेगी क्योंकि आपकी समस्या का हल नहीं किया गया। आगे देखते हैं कि हाउ शुड बायर फाइल अ कंप्लेंट अंडर रेरा। अब मान लीजिए कोई दिक्कत आई आपको, आपने जाकर उसे इत्तला भी किया, लेकिन जो डेवलपर था उसने कोई नहीं सुनवाई की। अब ऐसे में आप अथॉरिटी के पास जाकर किस प्रावधान के तहत अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ऐसे में हमें सेक्शन 31 देखने को मिलता है। सेक्शन 31 में यहां पर बताया गया है फाइलिंग कंप्लेंट विद द अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कहते हैं जी एनी एग्रीव्ड पर्सन मे फाइल अ कंप्लेंट विद द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर एनी वायलेशन और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अगेंस्ट एनी प्रमोटर, अलॉटी और रियल एस्टेट एजेंट। अब देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर कोई फ्लैट खरीदा। अब फ्लैट खरीदने में आप किस किस से डील करोगे,
सबसे पहले तो आप जिस व्यक्ति ने वो प्रमोट किया या जिस व्यक्ति ने उस बिल्डिंग को बनाया, हो सकता है आप उससे डायरेक्ट फ्लैट खरीद रहे हो, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति से जिसका वो उसको मालिकाना हक है। मान लीजिए ए एक प्रमोटर है जिसने उस बिल्डिंग को बनाया, बी उस व्यक्ति से बिल्डिंग खरीदता है या फ्लैट खरीद लिया। ए एक प्रमोटर था जिसने बिल्डिंग बनाई, बी ने उससे फ्लैट खरीदा एंड यहां पर बी ने सी को फ्लैट बेचा। अब सी को बी ने धोखा दिया है तो सी जो है वो बी के खिलाफ भी रेरा एक्ट के अंदर जा सकता है। सी अगर इससे फ्लैट खरीदता तो इसके खिलाफ भी जा सकता था। एंड इन द मीन टाइम इनकी हेल्प कौन कर रहा है? रियल एस्टेट एजेंट। जो एजेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से यहां पर चीटिंग या धोखा हुआ है तो वो भी यहां पर अकाउंटेबल ठहराए जा सकते हैं। सो बेसिकली मल्टीपल पार्टीज यहां पर अकाउंटेबल ठहराई जा सकती हैं इस एक्ट के तहत। दूसरी बात यह कि यहां पर हमने कहा, जो शब्द हमने यूज किया है पर्सन, हमने क्या कहा? एन एग्रीव्ड पर्सन। यहां पर पर्सन का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एक ऑनर ऑफ द फ्लैट। यहां पर पर्सन का मतलब आ जाता है कि जो हमारी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन RWS बनती है वो भी यहां पर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसीलिए देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन पर्सन शैल इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, यानी कि जो RWS बन जाती है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें 100 फ्लैट्स हैं। अब वो जो 100 फ्लैट्स के ओनर्स हैं उन सब ने क्या किया? अपनी एक एसोसिएशन बना ली। अब वो भी पर्सन मानी जाएगी, यानी कि वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है रेरा अथॉरिटी के साथ। और यहां पर अगर मान लीजिए कोई वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो यानी कि कोई ऐसी एनजीओ जो कि कंज्यूमर राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रही है, अगर आप एज अ होम बायर उस एनजीओ के पास जाते हैं और वो एनजीओ भी यहां पर आपके बिहाफ पर रेरा अथॉरिटी में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इतनी हिम्मत नहीं रखता है कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सके, वो ना जाए अथॉरिटी के पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बिहाफ पर कोई एनजीओ या फिर RWA भी यहां पर जो है फाइल कर सकती है कंप्लेंट। अब थर्ड पार्टी इन्फेक्शन। अब देखिए, एक चीज को याद रखें कि हमेशा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर और कोई एक्ट की भी अगर हम बात करें, ड्यू डिलिजेंस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले अच्छी तरह से यहां पर चेक करें। ऐसे में हम खुद एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हम खुद ये नहीं कह सकते कि भाई हम सिविल इंजीनियरिंग के जो है एक्सपर्ट हैं एंड हम सारा कुछ देख लेंगे, नहीं हो सकता। सो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं। Always we can approach auditor registered with Quality Council of India for inspection to determine the material used in the construction. यानी कि हम ऐसे ऑडिटर्स का भी सहारा ले सकते हैं जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्टर्ड हों। अब अगर मैं एज अ सिंगल होम बायर किसी ऐसे ऑडिटर की मदद लेने जाऊंगा तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो हम क्या कर सकते हैं? हम कई सारे होम बायर्स मिलकर यहां पर बिल्डर को भी कह सकते हैं कि यू अपॉइंट एन ऑडिटर एंड उस ऑडिटर की भी हमें यहां पर रिपोर्ट दो, तो जाकर हम आपका फ्लैट खरीदेंगे। एंड ऐसा हमें देखने को भी मिला है कि कई सारे जो बिल्डर्स हैं जो एथिकली जो अच्छी प्रैक्टिसेस में विश्वास रखते हैं, वो अब खुद से ही ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ऑडिटर्स को, रेगुलेटर्स को यहां पर अपॉइंट करते हैं एंड उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अपने कंज्यूमर्स का जो ट्रस्ट है वो जीत सके। अब एक चीज और कि कैन अलॉटी अप्रोच कंज्यूमर फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब हमने कहा कि 2016 से पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ करता था, लेकिन 2016 में रेरा एक्ट आ गया। अब क्या 2016 के बाद एक अलॉटी या एक होम बायर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जा सकता है? तो उसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलता है। हालांकि सेक्शन 79 ऑफ रेरा एक्ट क्या कहता है कि भाई जब से रेरा एक्ट आया है उसके बाद से किसी सिविल कोर्ट की यहां पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है। यानी कि जब से रेरा एक्ट आया है उसके आने के बाद हम एज अ अलॉटी, एज अ बायर किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्टीकरण देते हुए 2020 की अपनी एक जजमेंट में कहा, जो जजमेंट थी इंपीरियल स्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस अनिल पत्नी,
अब उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लैरिफाई किया दैट रेरा डज नॉट बार द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू डील विद द कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द कंज्यूमर्स who are home buyers or allottees of real estate projects registered under RERA Act. So basically आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास जा सकते हो। 2020 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है। सो हमें देखने को मिलता है कि कई बार होम बायर्स जो है ना वो कहते हैं कि यार हम गए थे अथॉरिटीज के पास, हम गए थे रेरा वालों के पास, लेकिन रेरा वाले जो है हमारी सुन नहीं रहे, अब क्या करें। सो अगर रेरा आपकी नहीं सुन रहा है, यानी कि रेरा अथॉरिटी आपकी नहीं सुन रही है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी यहां पर अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच एन ऑप्शन, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मोहर लगा दी है। अब ऐसे में मैं आखिरी में आपके साथ एक छोटी सी लिस्ट शेयर करना चाहता हूं। एज अ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, एज अ रिस्पॉन्सिबल होम बायर, अगर मैं जा रहा हूं कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, देखिए मेरी मेहनत की कमाई होगी, तो मैं यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखूंगा जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं किसी सिविल इंजीनियर को या फिर किसी ऑडिटर को अपॉइंट करवाऊंगा जो मेरे बिहाफ पर वो चेक करेगा कि इस बिल्डिंग जिसमें मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं क्या वो सेफ है। ऐसा हर प्रॉपर्टी बायर के लिए तो संभव नहीं है। सो बेसिकली यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी प्रोमोटर्स होते हैं या जो भी यहां पर स्ट्रक्चर के निर्माता होते हैं, वो अपने तरफ से वॉलंटरली ऐसे ऑडिटर्स को यहां पर अपॉइंट करवाएं। दूसरी बात यह कि ये मेरा हक बनता है कि जो भी बिल्डर्स हैं उनसे मैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो भी उनसे मांग सकूं, ताकि मेरे बिहाफ पर जो भी सिविल इंजीनियर को मैं दिखाना चाहूं वो मैं चेक करवा सकूं। साथ ही में कंक्रीट की क्वालिटी जो है उसे भी चेक करना जरूरी है। ऐसे में एक थंब रूल जो है वो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है थंब रूल? वो कहता है कि भाई आप एक कील जो है, एक नेल है, उसको एक बार ठोक कर देखें, उसको एक बार यहाँ पर दीवार में या फिर कंक्रीट का जो पिलर है उसमें ठोक कर देखें। अब ऐसा में क्या होगा कि अगर थंब रूल क्या है, थंब रूल यही है कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो कील उसमें नहीं जाना चाहिए, आसानी से कील उसमें नहीं जाएगा। सो बेसिकली एक दीवार में अगर आप कील को ठोक रहे हैं तो वहां पर वो आसानी से नहीं जाना चाहिए, ये थंब रूल हमें बताता है। साथ ही में एक चीज का और ध्यान रखें कि भाई हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ना तो उस प्रॉपर्टी के अंदर कहीं पे वाटर लॉगिंग होनी चाहिए और ना ही उस प्रॉपर्टी के आसपास में भी कहीं पर पानी का जमाव यानी कि वाटर लॉगिंग होती हो। ऑलवेज इंश्योर द लेवल ऑफ द हाउस इज एट लीस्ट 1 फुट अबव द लेवल ऑफ रोड। सो लेवल ऑफ हाउस भी ऊपर उठा होना चाहिए एंड चेक फॉर द साइन ऑफ रस्ट। अब ये एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि जो भी कंक्रीट में स्टील का इस्तेमाल किया होता है या बिल्डिंग में जो स्टील का इस्तेमाल किया गया होता है, क्योंकि कई बार बिल्डिंग्स जो हैं वो एक्सपोज होती हैं एंड अच्छी क्वालिटी का वहां पर लोहा या स्टील नहीं लगाया गया होता है, सो रस्टिंग शुरू हो जाती है। अब ऐसे में रस्ट शुरू हो जाना बिल्डिंग की कमजोरी की तरफ बढ़ता है। सो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिल्डिंग में रस्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही में जो भी वहां पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी बिल्डिंग के पास बिल्कुल पोजीशनड ना हो, इससे भी आपको खतरा हो सकता है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको खतरा हो सकता है। एंड आखिरी में एक जो चीज ध्यान रखने की है वो है जी सीवेज सिस्टम ऑफ द बिल्डिंग शुड बी लिंक्ड टू द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि जो बिल्डिंग का सीवेज सिस्टम है, जो बिल्डिंग की पाइप्स हैं, जो बिल्डिंग की नालियां हैं, वो गवर्नमेंट का जो आगे सिस्टम है उससे जुड़ा होना चाहिए, ताकि पानी की निकासी का एक एश्योर्ड प्रबंध हो। सो ऐसे में ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम जो भी बिल्डिंग लेने जाएं या जो भी यहाँ पर फ्लैट या जो भी घर खरीदने जाएं, उसमें जो बाहरी फैक्टर्स हैं वो तो देखो ही, लेकिन सबसे पहली जो हमारी नजर जानी चाहिए वो बिल्डिंग की क्वालिटी के ऊपर जानी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट मैटर्स द मोस्ट। हमारी जान माल का यहाँ पर सवाल आ जाता है। सो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जहां पर हमने बात की रेरा एक्ट की। एंड अगर रेरा एक्ट नहीं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी जो बायर्स हैं वो अपनी शिकायत फाइल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके काम का ये वीडियो होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।